नमस्कार, आप देख रहे हैं पहला सौदा और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं राकेश बंसल, मयूरेश जोशी और आदित्य अग्रवाल। मयूरेश, एक ग्रुप पर जहां नजर हो सकती है वो है यूबी ग्रुप। जिस तरह से किंगफिशर मामले में फाइनली विजय माल्या से पूछताछ हुई है और आगे भी जारी रह सकती है, ऐसे संकेत हैं। क्या आपको लगता है इन स्टॉक्स पे इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा? तो क्लियरली प्रदीप जी, आई थिंक तीनों ही स्टॉक्स कवरेज में नहीं है, इसलिए आई थिंक टिप्पणी देना बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन ये आई थिंक ये न्यूज फ्लो जैसे सराउंड होता है, आई थिंक वॉलेटिलिटी काफी बिल्कुल रह सकती है सारे स्टॉक्स में। टेक्निकली राकेश, आपको कुछ लग रहा है ऐसा स्टॉक इस ग्रुप में जो टूट सकता है? हालांकि कल हमने देखा यूनाइटेड स्पिरिट्स में 4% की तेजी रही थी। देखिए हर्षिता, अगर टेक्निकली देखें तो यूनाइटेड ब्रेवरीज में एक ब्रेकडाउन हुआ है शॉर्ट टर्म चार्ट्स के ऊपर 930 के नीचे, और बट दूसरी तरफ देखें स्टॉक 890 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 860 स्टॉक का एक बड़ा अच्छा सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो यूनाइटेड ब्रेवरीज का नेगेटिव है, 20-25 रुपए की गिरावट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो इस स्टॉक में भी निचले स्तरों पर एक अच्छा सपोर्ट लिया है 2980 के अराउंड, और लगभग कल इन्हीं स्तरों से एक रिबाउंड देखने को मिला था। अगर 2980 के स्तर यूनाइटेड स्पिरिट तोड़ता है तब इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, लेकिन मयूरेश, इसी तरह से फ्यूचर्स ग्रुप पर भी नजरें बनी हुई है। कल हमने जिस तरह से देखा फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइज में बड़ी डील हुई। इसके अलावा फ्यूचर वेंचर्स में बीएनपी पारिबा ने कुछ शेयर्स बेचे हैं, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। आपको क्या लगता है इस पूरे ग्रुप में कल काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तेजी देखने को मिली है? आई थिंक ट्रेडिंग मूव्स अभी भी प्रदीप जी आई थिंक बरकरार रह सकते हैं पूरे सिस्टम और ग्रुप में। जहां तक आई थिंक रिटेल कारोबार का सवाल रहा है, काफी कंपनियां आई थिंक अभी भी स्ट्रगल कर रही है इन टर्म्स ऑफ सेम सेल स्टोर ग्रोथ। अगर आप एक उदाहरण देखें तो स्पेंसर्स जो सीईसी का भी एक आर्म है, उसमें भी आई थिंक जो एबिटा पर स्टोर है आई थिंक दैट इज स्टिल स्ट्रगलिंग ओवर द पास्ट सो मेनी ईयर्स। तो हमने अभी तक बहुत चर्चाएं सुनी है एफडीआई इन रिटेल, मल्टी ब्रांड रिटेल, बट शायद आई थिंक वी हैव नॉट पिक्ड अप मीनिंगफुली इन टर्म्स ऑफ हाउ नंबर्स एंड वॉल्यूम्स आर गेनिंग। तो मेरे ख्याल से आई थिंक एट बेस्ट ये ट्रेडिंग प्लेस ले सकते हैं। आई थिंक फॉर फंडामेंटल चेंज आई थिंक कंसिस्टेंसी नंबर्स इज अ मस्ट, जो आई थिंक ये पूरे ग्रुप में आई थिंक दिख नहीं रही है। ओके, तो ये अभी देखना होगा कि आगे का ट्रेंड किस तरह से साफ होता है। 1 मिनट बाकी है आज का ट्रेड पूरा होने में। फ्यूचर्स ग्रुप पे हम जरूर नजरें बनाए रखेंगे, यूबी ग्रुप पे भी नजरें बनाए रखेंगे। जिस तरह की खबरें आ रही है उनको देखते हुए हेवेल्स कल का एक स्टार परफॉर्मर था और इस पर नजरें आज भी बनी रहेंगी, क्योंकि जो ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई हैं वो काफी पॉजिटिव दिखाई देती हैं। और क्या उसके चलते फॉलो अप आपको इंटरेस्ट यहां देखने के लिए मिलेगा या नहीं, ये एक खास बात होगी इस स्टॉक के लिहाज से भी। इसके अलावा स्टील स्टॉक्स पे नजर होगी, मारुति पे नजर रहेगी, जहां ये तमाम खबरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन बाजार का ट्रेंड क्या होगा आज, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं 7700 ये एक एलओसी है, इसके ऊपर निकले तब आप तेजी के बारे में सोचें। एसटीएक्स निफ्टी के संकेत फिलहाल 7695 पर यह जाता हुआ नजर आ रहा है। नुकसान थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन क्या हम 7700 के ऊपर ओपनिंग दे पाएंगे या तेजी बनाकर टिक पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सारे एशियन मार्केट्स मोटे तौर पे कमजोरी का रुख ही आपको बता रहे हैं। जापान के अलावा तो संकेत यहां से बहुत अच्छे आते हुए नहीं। कल जिस तरह से अमेरिका में तेजी हुई थी, एशिया ने उसको फॉलो नहीं किया है। हम क्या करेंगे, शुरुआत 7668 पे होती हुई तो 7670 के करीब निफ्टी ने शुरुआत की है। सेंसेक्स हालांकि करीबन 4 पॉइंट ऊपर खुलता हुआ नजर आया है। शुरुआती ट्रेंड हम कह सकते हैं कि फ्लैट सा ही है, लेकिन थोड़ा वक्त अभी देना होगा यहां पर। खासतौर पर अगर आप देखें निफ्टी के अंदर स्टील स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी चाहिए सबसे पहले, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे थे। टाटा स्टील आपके सामने 1% के आसपास की तेजी दिखाता हुआ, लेकिन मदद मिल रही है केन इंडिया से, जहां 1% की तेजी है। तो क्रूड हालांकि कमजोर है, लेकिन अगर मर्जर पे सवाल उठते हैं तो केन को फायदा होगा अगर ये लोन नहीं देना पड़ा, तो इसका शायद कुछ इंपैक्ट आते हुए। मारुति पे नेट मार्केट ने एक पॉजिटिव व्यू लिया है अभी तक, और ये भी करीब 0.25% ऊपर शुरुआत करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ बैंकिंग स्टॉक्स मदद करते हुए, और रुपए पर भी नजर रखिए, जहां हम देख रहे हैं फिलहाल जो ओपनिंग मूव्स आपको दिखाई दे रहे हैं 6679 के करीब, यहां पर तो थोड़ी कमजोरी, हल्की नरमी, लेकिन उसका फायदा मेरे ख्याल में यहाँ पर आईटी कंपनियों को दिखेगा। आप देखिए वेरी क्विकली टीसीएस 2% ऊपर है। कल के सत्र में हमने देखा था इन्फोसिस में भी कुछ एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया था। तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स है जहां पर मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई दिखाई दी है। टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल और मारुति टॉप परफॉर्मर्स फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक खबर पर आते हैं और सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक यूनिटेक को ईपी
EPFO यानी कि प्रोविडेंट फंड विभाग ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। CNBC आवाज को मिली जानकारी के मुताबिक यूनिटेक ने अपने 1300 से ज्यादा कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड जमा ही नहीं किया है। अब कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव खबर लाई है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। दीपाली, बताइए क्या डिटेल्स निकल कर आई हैं और कितने कड़े कदम उठाए जा सकते हैं फिर? देखिए, मामला काफी गंभीर है। EPFO का आरोप है कि यूनिटेक लिमिटेड ने अपने 1300 से ज्यादा कर्मचारियों से प्रोविडेंट फंड तो वसूला, लेकिन उसे जमा नहीं कराया गया है। अगर हम यूनिटेक लिमिटेड की बात करें तो ये EPFO में अपने पुराने नाम यूनाइटेड टेक्निकल कंसल्टेंट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है और बताया जा रहा है, सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है, कि 6 करोड़ से ज्यादा रुपए का बकाया यूनिटेक पर EPFO का बकाया है। ओके, लेकिन दीपाली, इस पर आगे अब क्या कार्रवाई हो सकती है? हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक साउथ दिल्ली रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने यूनिटेक के खिलाफ साकेत पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं और बताया जा रहा है कि IPC की धारा 406 और 409 के तहत यूनिटेक लिमिटेड के खिलाफ FIR दर्ज की जा सकती है, जो कि सीधे तौर पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला बनता है और इसको देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यूनिटेक लिमिटेड की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। क्या आपकी यूनिटेक से बात हो पाई है दीपाली? उनकी ओर से क्या बयान आ रहे हैं? जब हमने यूनिटेक से बात करने की कोशिश की इस पूरे मामले पर, उनका जवाब तो आया, लेकिन उन्होंने काफी घुमा फिरा कर अपना जवाब दिया है। यूनिटेक ने इस पूरे मामले में जो दलील दी है वो ये, उनका कहना है कि पिछले साल उन्होंने EPF एक्ट के तहत मिलने वाली जितनी भी एग्जम्पशन थी उसको सरेंडर कर दिया है और जिसके चलते अभी भी जो पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। इसी के चलते जो पूरा अमाउंट है वो अभी शो नहीं किया जा रहा। जबकि इस पूरे जवाब पर जब हमने EPFO से बात करी तो उन्होंने इस दलील को सिरे से नकार दिया और साफ तौर पर कहा कि मई 2015 में यूनिटेक लिमिटेड की तरफ से आखिरी रकम, कहा जाए कि आखिरी किश्त ही जमा कराई गई थी, उसके बाद किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन अभी उनके अकाउंट में नहीं हुई है। इसी के चलते ये सीधे तौर पर डिफॉल्टर का मामला बनता है। ओके, शुक्रिया आपका इस पूरी खबर के लिए। और यूनिटेक के स्टॉक पर हम नजरें बनाए रखेंगे। जो डिफॉल्ट होता हुआ दिखा है, इसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, उम्मीद के मुताबिक ही आप फिलहाल प्री ओपन सेशन में यहां दबाव बनते हुए देख रहे हैं। 6 करोड़ रुपए जो कुल मिलाकर दरअसल कर्मचारियों की रकम है, ये भी अगर कंपनी नहीं चुका पा रही है तो इससे क्या अंदाजा लगता है, क्या माली हालत दरअसल इस वक्त इस कंपनी की होगी? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है जानने का कमाई का शानदार मौका। बताते हैं आज का धमाकेदार जैकपॉट। आशीष एक बार फिर स्टूडियो में आ गए हैं आज मालामाल करने वाला जैकपॉट शेयर लेकर। आशीष बताइए, आज कौन सी कंपनी चुनी है आपने? MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसे हम मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते हैं, ये आज हमारे रडार पर है। ध्यान रखिए 1981 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, तो ऑलमोस्ट 35 साल का इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है। सफर की जब शुरुआत हुई थी तो ये कंपनी सिर्फ टेलीविजन सेट्स मैन्युफैक्चर करने का, यानी कि टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर करने का काम करती थी, पर ओवर द इयर्स इस कंपनी ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा एक कंप्लीट कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी। तो कलर टीवी सेट्स के साथ साथ ये कंपनी एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन, ये सब मैन्युफैक्चर और मार्केट करने पर डाइवर्सिफाई किया इस कंपनी ने। इस कंपनी के जो तमाम अप्लायंसेज हैं, अर्बन मार्केट्स के लिए ओनिडा नाम के ब्रांड के साथ और रूरल मार्केट्स के लिए इसने एक सेपरेट ब्रांड क्रिएट कर रखा है। ईगो नाम का ब्रांड है जो रूरल मार्केट्स को टारगेट करता है। पर इस कंपनी की हाईलाइट है जो बेहद स्टोरीड, बेहद सेलिब्रेटेड या बेहद इंटरेस्टिंग पास रहा है इस कंपनी का। आपको याद होगा इस कंपनी ने जब एडवर्टीजमेंट्स करती थी तो तमाम कन्वेंशंस तोड़ दिए थे। बेहद स्ट्रांग रिकॉल था इस कंपनी के ब्रांड्स का, जो ओनिडा डेविल और जो मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल टैगलाइंस अपने जमाने की थी, नेबर्स एनवे, ओनर्स प्राइड। अब शायद आप इस कंपनी से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी के 2 प्लांट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एक तो वाडा महाराष्ट्र में और दूसरा रुड़की उत्तराखंड में, और ये वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। कुल मिलाकर 34 लाख टीवी सेट्स बनाने का और 2.5 लाख वॉशिंग मशीन्स बनाने की इस कंपनी की क्षमता है। और मेरे ख्याल से पिछले 30-35 साल में चुनिंदा ऐसी इंडियन कंपनीज होंगी
जो जिस तरह का तगड़ी प्रतिस्पर्धा सैमसंग और एलजी जैसी एमएनसीज ने दी थी उससे टिक पाई है। उनमें से एक ये कंपनी है मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन आशीष ये बताइए वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कंपनी को एक आउट परफॉर्मर साबित करेंगे, क्यों पसंद है ये स्टॉक? देखिए स्टॉक की बहुत तगड़ी पिटाई हुई है। इस कंपनी का ध्यान रखें, जो ब्रेड एंड बटर या सबसे इंपॉर्टेंट कारोबार था वो था कलर टीवी सेट्स का। आपको याद होगा अचानक कलर टीवी सेट्स मार्केट से फेज आउट होना शुरू हो गए थे, लोग एलईडी टीवीज खरीदने लगे और इस कंपनी को उस बात का बड़ा तगड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था। इनफैक्ट ये कंपनी नुकसान क्लॉक करने लगी थी, लॉसेस करने लगी थी। पर अब ये कंपनी जो सीआरटी टेलीविजन सेट्स का कारोबार है उससे निकलकर हाई एंड एलईडी टीवीज पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में इसने एंड्रॉइड स्मार्ट टीवीज की एक रेंज लॉन्च करी है जिसको बेहद स्ट्रांग रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो उस हाई एंड टीवी मार्केट का ऑलरेडी इसने 4% मार्केट शेयर गेन कर लिया है। टेलीविजन के साथ साथ इसके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है वॉशिंग मशीन्स का। वॉशिंग मशीन्स में ध्यान रखें ई कॉमर्स साइट्स पे जैसे कि फ्लिपकार्ट पे जो धूम मची हुई है उसका भरपूर फायदा मिल रहा है। बहुत स्ट्रांग रिस्पांस कहा जा रहा है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को मिल रहा है। इनफैक्ट इसके जो रुड़की में वॉशिंग मशीन्स का प्लांट है उसमें अभी अपनी क्षमता बढ़ाकर 30% और बढ़ाने की तैयारी कर रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसका एयर कंडीशनर्स का और वहां पे आई जीनियस जैसे जो आजकल वाईफाई इनेबल्ड एसीज हैं उसमें अभी कंपनी उतर गई है। 50 लाख यूनिट्स का ये टोटल मार्केट है। 7 से 8% मार्केट शेयर अब ऑलरेडी मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स के पास है। माइक्रोवेव में इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्चेस है तो ये कंपनी अब जो सिग्निफिकेंट ग्राउंड लूज कर गई थी कंपटीशन से टेक्नोलॉजिकल डिसएडवांटेजेस के चलते उनमें अब पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 23 रुपए के साल के हाई थे स्टॉक के, वहां से 40% सस्ता 270 के मार्केट कैप पे कंपनी इस समय कामकाज कर रही है। लॉन्ग टर्म डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 2-3 करोड़ रुपए के आसपास की है। शॉर्ट टर्म डेट 200 करोड़ रुपए की है। प्रमोटर्स का हेल्दी इस कंपनी में ऑलमोस्ट 62% का स्टेक है। पिछले एक साल में प्रमोटर्स ने राइट्स इशू के चलते अपना स्टेक इस कंपनी में 7.25% बढ़ाया है। एफआईआईज नदारत थे। इंटरेस्टिंगली बीते क्वार्टर में मैंने देखा 0% से एफआईआईज का स्टेक बढ़कर एक क्वार्टर में अब 3% से ज्यादा पहुंच चुका है इस कंपनी में। FY15 में 1075 करोड़ रुपए की सेल्स, इनफैक्ट लगातार पिछले कई सालों से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सेल्स कर रही है। पर मैंने शुरुआत में हाईलाइट करा था कंपनी लॉसेस कर रही है। बीते फाइनेंशियल ईयर में लॉसेस थे लेकिन लॉसेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर रहे हैं। 62 करोड़ से घटकर 4.5 करोड़ रुपए के अब लॉसेस हैं। 93% का रिडक्शन आया पिछले फाइनेंशियल ईयर में और मैनेजमेंट का मानना है अगले 6 से 8 महीने, आसान शब्दों में हमारी भाषा में शायद अगले 2 से 3 क्वार्टर्स में ये कंपनी प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आएगी। राइट्स इशू के जरिए जो 30 करोड़ रुपए जुटाए गए कहा जा रहा है एडवर्टाइजमेंट, सेल्स और मार्केटिंग के पुश के लिए इस्तेमाल होंगे। तो अब वो टेक्नोलॉजी के एडवांस प्रोडक्ट्स उतारने की कोशिश, सेल्स और मार्केटिंग को तगड़ा पुश देने की कोशिश कर रही है, एग्रेसिव होती हुई नजर आ रही है। इस कंपनी को अपने रडार पे आप रख सकते हैं। और हर रोज की तरह मर्क इलेक्ट्रॉनिक आज का जैकपॉट शेयर भी 19% ऊपर प्री ओपन सेशन में ट्रेड करता हुआ। और हर्षदा, हम उम्मीद करेंगे कि जो लोग भी इस शेयर को खरीदेंगे उन पर भी ये टैगलाइन लागू होगी। मैं वही सोच रही थी ओनर्स प्राइड का क्लियर केस यहां पर बन रहा है। जिस तरह का प्री ओपन सेशन में वो एक्शन देखने को मिला है, 16% ऊपर फिलहाल वो शेयर ट्रेड करता हुआ। तो दिन भर इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और आप भी अपने रेडार पर इस शेयर को जरूर रखें। लेकिन देख लेते हैं कि स्टॉक 2020 के हमारे दोनों कप्तानों की टीमों में कौन से शेयर आज शामिल थे। ये मेरी टीम आपके सामने है आशीष, इसमें हमने 10 के 10 शेयर उतारे, इसमें कोई भी आज बॉलर नहीं है। आज कोई भी हमने बॉलर होता तो मैं पसंद भी नहीं करता क्योंकि मैं भी बुलिश हूं कि मार्केट में कई सारे स्टॉक्स हरे निशान भी होंगे। इनफैक्ट टीम में से कई सारे स्टॉक्स मुझे पसंद आ रहे हैं, लेकिन एक स्टॉक जहां पे हमने देखा था कल बड़े शार्प मूव आए थे वो तो हैवेल्स इंडिया। बैग एंड बैगेज जो हम कहते हैं ना दिक्कतें वो छटती हुई नजर आई, जो आपने भी बखूबी हाईलाइट किया था। हमें लगता है बड़ा सेंटिमेंटल पॉजिटिव है और कल का मूव आज शायद सस्टेन हो, तो हमें लगता है हैवेल्स पे नजर रखनी चाहिए। मेरी टीम भी आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे भी आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है, 10 के 10 बल्लेबाज पसंद आ रहा है। अगर मेरे पास ही कोई बॉलर आप बॉलर तो मैं भी पसंद नहीं करता क्योंकि आज दिन ही नहीं है बॉलर्स का। इनफैक्ट आपकी वाली बात है कमाई 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 और शॉर्ट कवरिंग से कमाई कमाई और कमाई। तो आप इसमें एक नजर रख सकते हैं टाइटन पे, क्योंकि टाइटन का जो इस बार रेज हुआ है लिमिट्स एफपीआई की, ये अपने आप एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट भी छोड़ती है। कंपनी में जो करेक्शन होनी थी वो काफी तक खत्म भी हो चुकी है और ये इस सेगमेंट के अंदर है जो कि जीएसटी से भले ही ताल्लुकात किसी न किसी दूसरे तरीके से रखे, लेकिन हाँ फिर भी जीएसटी का हैंगओवर अब धीरे धीरे ये कंपनी ने अपने ऊपर से उतार दिया है। इसलिए 372 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और अब मार्केट का प्री ओपन सेटल हो चुका है, रेगुलर सेशन की तैयारी है।
7699.6। ये तो इंटरेस्टिंग है। हमने 7700 को एलओसी बताया, इसका मतलब क्या एलओसी पे जाके ही बाजार को रुकना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। चलिए देखते हैं फाइनली जब मार्केट खुलेगा तो कौन जीतता है। लेकिन आज की थीम बहुत क्लियर है। इस वक्त आप देखिए रेलवे स्टॉक्स, टेक्स रेल 7-8% ऊपर, इसी की कंपनी टेक्समैको इंफ्रा होल्डिंग वो भी 5% ऊपर। ऑर्डर हालांकि टेक्स रेल में आया है, पर कालिंदी रेल भी पीछे नहीं है, यहां पर भी हम कुछ हद तक खरीदारी होते हुए देख रहे हैं। और दूसरी पसंदीदा थीम है स्टील, चूंकि स्टील कंपनीज के ऊपर अगर इंपोर्ट पे एक फ्लोर लगेगा तो उसका असर आप आते हुए देखेंगे। तो भूषण स्टील, उत्तम गैल्वा, कल्याणी स्टील, ये छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जहां पर हम एक अच्छा खरीदारी का रुख फिलहाल आते हुए देख रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं तो उनसे राय लेते हैं तमाम स्टॉक्स पे। उत्तम गैल्वा जहां पर इस वक्त हम देख रहे हैं करीब 3.5% की तेजी, कल्याणी स्टील करीब 3% ऊपर, और ये तो हमारे एक्सपर्ट्स की पसंद बना ही हुआ है। कैसे देखेंगे राकेश आप इसको? इस वक्त क्या ओपनिंग पे लेने की सलाह होगी? देखिए प्रदीप जी, कल्याणी स्टील को तो डेफिनेटली खरीदने की राय रहेगी। उसको छोड़ के भी अगर आप देखें, चाहे वो उत्तम स्टील हो, उसके अंदर भी कल के स्तर में एक अच्छा रिवर्सल बना था। जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब काउंटर्स अच्छे लगते हैं। बट अगर हम वायदा बाजार में देखें तो सबसे बेहतरीन पैटर्न जेएसडब्ल्यू स्टील का लगता है मुझे, और मुझे लगता है वायदा बाजार में जो सबसे ज्यादा टेक्निकल कंफर्ट आता है वो जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ आता है। नीचे में 935 एक अच्छा सपोर्ट है, और इसके अंदर एक रैली टूवर्ड्स देखने को मिल सकती है 980, 983। चलिए, तो जेएसडब्ल्यू स्टील में एक्शन, और ऑफ कोर्स कल्याणी स्टील पिक भी है आज राकेश की। टाइटन पर वेरी क्विकली अगर आप आदित्य हमें राय दे सके, क्योंकि ये स्टॉक करीब 2-2.5% ऊपर है। एफआईआईज अब इसमें ज्यादा निवेश कर पाएंगे, काफी दिनों बाद ये रेडार पर आया है। वायदे बाजार में क्या लॉन्ग पोजीशन लेना ठीक है आज? मुझे लगता है वहां पर आदित्य से संपर्क नहीं बन पा रहा है, लेकिन ये स्टॉक रेडार पर जरूर रहेगा। साथ ही हेवल्स देखिए, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स अब भी काफी बुलिश है स्टॉक पर। चार्ट्स पर आप बताइए राकेश, कितनी और तेजी देखने को मिल सकती है आज इस काउंटर में? कल काफी भागा था, 1.5% ऊपर है प्री ओपन सेशन में। देखिए अर्जिता, कल इस स्टॉक ने एक बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट 303 के स्तरों के ऊपर दिखाया, और जिस तरीके से टेक्निकल पैटर्न है स्टॉक में 330 तक की रैली देखने को मिल सकती है, और नीचे में देखें तो 285, 286 एक सपोर्ट है। अगर कोई ट्रेडिंग के नजरिए से पोजीशन ले रहा है तो 286 के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए, और इस स्टॉक में मुमकिन है 330 तक की रैली देखने को मिल सकती है। 330 तक की रैली आने की आप यहां पर उम्मीद कर सकते हैं। दो और छोटे स्टॉक, शेरोन बायो मेडिसिन जहां पे यूएसएफडीए के इंस्पेक्शन की खबर आई है और नतीजे का इंतजार है। शिल्पा मेडिकेयर जहां पर एफआईआईज की सीमा बढ़ी है, इनमें भी हम एक वॉल्यूम के साथ हलचल देख रहे हैं। मयूरेश, क्या जल्दी से कोई व्यू देंगे अगर आपकी नजर हो इन पे? इन पे तो नहीं है, लेकिन जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक ऑरबिंदो फार्मा पसंद आ रहा है, और एक टर्न अराउंड स्टोरी के हिसाब से फार्मा में इप्का लैब्स काफी पसंद आ रहा है। तो हर एक डिक्लाइन पे अगर इप्का लैब्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ले सकते हैं तो मेरे ख्याल से आई थिंक अगले 2 साल में स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। ओके, और ऑरबिंदो फार्मा ने एक केस भी सेटल किया है, तो उसका असर भी आज के ट्रेड में किस हद तक आता है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन अब मार्केट खुलने का समय हो चुका है। 7,700 के ऊपर या 7,700 के नीचे पहली टिक किधर आएगी, इसी पर है हमारी नजर। एशियन मार्केट्स भले ही कंफ्यूज हो, हमारे मार्केट्स एक बेहतर शुरुआत देने की कोशिश में यहां पर फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो ओपनिंग काफी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, और साथ ही बैंक्स का रुख इंपॉर्टेंट होगा। 7,700, 701, 702, 703, लेकिन अब नीचे 7,695। तो ऊपर की ओर गए लेकिन टिके नहीं। 25,285 सेंसेक्स पे, मिड कैप 35 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी लाल निशान पे 7,682-83 के करीब, 7,680 के नीचे फिसलता हुआ 75, 76, 78। बहुत ही एग्रेसिव ट्रेड हो रहे हैं निफ्टी के अंदर। आप देखिए इतनी तेजी से निफ्टी के लेवल बदलते हुए आपको रोज नहीं दिखते। सेंसेक्स भी लाल निशान में आ गया है। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर ये जो दबाव बना है, कौन से शेयर्स है इसके लिए जिम्मेदार, सबसे पहले यही आपको बताते हैं। आईटीसी जो 1% नीचे है, भारतीय एयरटेल, टीसीएस इसमें गिरावट है, कोल इंडिया करीब 1% नीचे, आरआईएल कल की जबरदस्त तेजी के बाद थोड़ी सी थकावट, विप्रो, एलएनटी भी कमजोर होते हुए, और एचडीएफसी बैंक निफ्टी भी लाल निशान में आ चुका है, और अब आपको यहां पे करीबन 5 पॉइंट नीचे के लेवल्स नजर आएंगे। तो एक के बाद एक बाजार में ऊपर खुलने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन बिल्कुल जैसे हमने कहा था, एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल 7,700, उसके ऊपर
एक सेकंड के लिए भी टिक नहीं पाया है मार्केट, तो इंतजार है अभी उस क्लैरिटी का। और वायदे बाजार की पोजीशंस भी अगर आप देखें तो यूनिटेक, जिस पर हमने आपको खबर दी कि ईपीएफओ का ये कर्मचारियों का पैसा जमा नहीं कर पाए हैं, 6 करोड़ का ही मामला हो, लेकिन आप देखिए स्टॉक करीब 2-2.5% नीचे है। एमएनएम कल भी बिकवाली के घेरे में था, आज फिर 1% की गिरावट देखने को मिली है। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा जैकपॉट शेयर और उम्मीद अनुसार यहां पर भी एक बम्पर तेजी देखने को मिली है, खुलते ही 17% वो भागा है शेयर। लेकिन मंदी कहां पर हो रही है? बैंक ऑफ इंडिया, मैक्लॉयड रसल, कोल इंडिया, बायोकॉन, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर बिकवाली के सौदे आज वायदे बाजार में खुलते ही होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि जो खरीदारी का मूड है वो टाइटन में देखने को मिला है, क्योंकि यहां पर एफआईआई निवेश की सीमा बढ़ी है, तो स्टॉक को फायदा मिलता हुआ 2.5% ऊपर खुला है टाइटन का शेयर। टाटा स्टील बाकी स्टील कंपनियों के साथ इसमें चमक बरकरार, 2% ऊपर। जिंदल स्टील एंड पावर भी करीब 1% ऊपर है। यूनाइटेड ब्रूअरीज में एक मूव आया है तेजी का, 1% ऊपर खुला है ये काउंटर। इसके अलावा आप देखिए रिलायंस पावर, बीईएमएल और हेवल्स जो अपनी तेजी का मूव है वो बरकरार रख पाने में कामयाब है, करीब 1% का इजाफा इसमें फिर देखने को मिला है। एसकेएस माइक्रो पर संदीप जैन बुलिश थे और उन्होंने सुबह में कहा था कि यहां पर खरीदारी करें। स्टॉक देखिए आधे से 1% की बढ़त दिखा रहा है। अब आते हैं रेलवे कंपनियों की ओर। टेक्स रेल, जिसको एक कंसोर्शियम के तहत एक बड़ा ऑर्डर मिला है और स्टॉक 6% ऊपर। टेक्समैको इंफ्रा एंड होल्डिंग्स ग्रुप कंपनी है, वहां पर 5% की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन साथ ही देखिए टीटागढ़ वैगन 2 से 2.5% ऊपर ये काउंटर भी दिखाई दिया है। कालिंदी रेल को भी क्या उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ये काउंटर कल काफी तेजी में था, आज फिर 3% से ज्यादा का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन छोटी मेटल कंपनियों में, छोटी स्टील कंपनियों में प्रदीप ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। फिर उत्तम गालवा का शेयर करीब 4% ऊपर। बिल्कुल, तो ये थीम तो साफ तौर पे हमें नजर आ रही है स्टील कंपनियों में, क्योंकि फ्लोर प्राइस तय होने वाला है, तो इन सभी की गिरावट पे शायद एक राहत आते हुए दिखाई दे। लेकिन जो जबरदस्त वॉल्यूम हम आते हुए देख रहे हैं वो एक तो आप टाइटन पे नजर रखिए, दिन के औसत का 50% वॉल्यूम टाइटन में अभी तक हो चुका है। तो ऐसा लगता है कि एफआईज लिमिट खुलने का इंतजार कर रहे थे और तेजी से अंदर आएंगे, या तो एफआईज ले रहे हैं या ट्रेडर्स इस उम्मीद में यहां पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। और जो आपने रेल स्टॉक्स की बात की, टेक्स रेल भी आप देखिए दिन के औसत वॉल्यूम का 50%, टेक्समैको इंफ्रा ग्रुप कंपनी है, दिन के औसत वॉल्यूम का 35%। तो ये वो तेजी है जो वॉल्यूम के साथ आई है और इसलिए शायद आपको इस पर ज्यादा कॉन्फिडेंस रिलेटिवली आ सकता है। शिल्पा मेडिकेयर में अगर आप देखिए तो वहां पे पूरे दिन का औसत वॉल्यूम अभी से आ चुका है, लेकिन वो छोटा बहुत ही लिक्विड काउंटर है, 15-16 हजार शेयर्स पूरे दिन में यहां पर ट्रेड होते हैं। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स जो आज का हमारा जैकपॉट शेयर है, वहां पर कई गुना वॉल्यूम अब तक हो चुके हैं, तो ये एक बहुत ही एक्टिव स्टॉक फिलहाल हमें नजर आ रहा है। लेकिन टेक्स रेल और टेक्समैको इंफ्रा, इन दोनों पे जिस तरह की ये तेजी बन रही है, राकेश क्या आपको लगता है कि इनमें अब एंट्री ले सकते हैं अगर अब तक मौका ना मिला? देखिए प्रदीप जी, दोनों में टेक्निकल स्ट्रक्चर आप देखें तो एंटायर रेल स्टॉक, टेक्समैको इंफ्रा, कालिंदी रेल, टीटागढ़ वैगन, इन सब में काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। और टेक्निकल स्ट्रक्चर टू एन एक्सटेंड इतना स्ट्रांग है कि मार्केट अगर गिरती भी है तो भी ये इन स्टॉक्स के अंदर तेजी बनने की संभावना है। मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पर थोड़ी सी पोजीशन ऐड करनी चाहिए, अगर बीच में करेक्शंस आती हैं तो पोजीशंस को ऐड किया जा सकता है। तो गिरावट पर खरीदारी की जा सकती है इन स्टॉक्स में। आप देखिए काफी एक्टिवली ट्रेडेड काउंटर है। शारन बायो मेडिसिन, यहां पर वॉल्यूम हमने देखा है काफी ज्यादा आता हुआ दिखाई दिया, 10 डे एवरेज से कहीं ज्यादा वॉल्यूम खुलते ही देखने को मिले हैं। और इधर खबरें आ रही थी कि यूएस एफडीए ने इनके तलोजा प्लांट की जांच जरूर की है। 13% ऊपर है ये शेयर। शारन बायो मेडिसिन 31 रुपए का स्टॉक है और यहां पर जमकर तेजी बनती हुई दिखाई दी है। इस बीच दो स्टॉक्स आपके लिए हाजिर करेंगे। रिलायंस पावर, जिसमें करीब 2.8 करोड़ शेयरों का एक बड़ा सौदा होता हुआ दिखाई दिया, और जस्ट डायल भी, जहां पर 11 लाख शेयरों का सौदा हुआ है और ये 900 के भाव पर होता हुआ दिखाई दिया है। आर पावर 1% ऊपर, तो जस्ट डायल में भी करीब 1% तक का इजाफा बना है। इस पर राकेश बताइए, जस्ट डायल, क्योंकि ये स्टॉक आमतौर पर 900 साढ़े 900 के आसपास अटकता है, क्या सलाह होगी? देखिए हर्षिता, एक शॉर्ट टर्म एक अपमूव बना हुआ है स्टॉक में 855 के अराउंड एक सपोर्ट लिया था, और जिस तरीके से इस स्टॉक की ट्रेंड है
जैसे आपने मेंशन करा 950 के अराउंड स्टॉक अटकता है, एग्जैक्टली 19 स्तरों के आसपास रेजिस्टेंस है और वहां तक की रैली स्टॉक के अंदर देखने को क्लियरली मिल सकती है। दूसरा काउंटर जिसकी आपने बात करी थी शेरून बायो, अगर आप देखें तो काफी निवेशक ऊपरी स्तरों पर लेके फंसे हुए हैं और टेक्निकली देखें तो एक क्लियर रिवर्सल दिख रहा है। 25 रुपए के ऊपर एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न है 45-48 तक की नॉन स्टॉप रैली इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। ओके, ये कॉल फिलहाल आपके लिए आती हुई इस शेयर पे। लेकिन अगर आप इस वक्त वायदा कारोबार की तस्वीर देखें तो यहां पर यूनिटेक जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर है उसके बाद करीब 2.5% नीचे आपको दिखाई देगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट करीबन 1.5% नीचे, जो हाल के दिनों में थोड़ी तेजी दिखा रहा था। तो रियल एस्टेट पे कुछ कमजोरी का रुख निकलकर साफ तौर पे आ रहा है। आईबी रियल हालांकि जो कल तक के अपडेट थे कि ये इसमें बैन में ही है और यहां पर नई पोजीशन नहीं बनाई जा सकती आईबी रियल के स्टॉक पे। लेकिन आदित्य, कैसे देख रहे हैं आप इन शेयरों को? अगर आदित्य तक हमारी आवाज अब पहुंच पा रही हो। वेल प्रदीप जी, पूरा रियल एस्टेट सेक्टर को देखें तो थोड़ा सा सबड्यूड लग रहा है। हमको नहीं लगता कि यहाँ से कोई बहुत बड़ी तेजी आने वाले कुछ दिनों में रियल एस्टेट सेक्टर्स में देखने को मिलेगी, स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में वैसे भी स्टॉक थोड़ा एफ एंड ओ बैन में है तो उसमें थोड़ा प्रेशर में रहेगा। स्टॉक में 60 के लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक कि 60 के लेवल को ब्रेक नहीं करता ऊपर में लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली इसमें शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करनी चाहिए। नीचे में हमको लगता है वापस 54 से लेकर इसमें 52 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल स्टॉक का रुख अभी भी थोड़ा सा नीचे की साइड ही है, इसमें एक सेलिंग जारी रहेगी। सिमिलरली अगर दूसरा रियल एस्टेट स्टॉक डीएलएफ देखें तो उसमें भी थोड़ी सी एक बिकवाली दिख रही है। हमने एक नीचे से एक पुल बैक जरूर देखा था स्टॉक के अंदर लास्ट 2 दिन पहले, लेकिन इसमें एक ऊपरी स्तर पे 115-116 के आसपास कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर है। हमको लगता है कि डीएलएफ भी नीचे में 104-102 तक के लेवल दिखा सकता है, तो लॉन्ग पोजीशन इसमें अवॉइड करनी चाहिए। कोई ऊपर में पुल बैक आता है तो वापस पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में एक सेलिंग करके ही चलनी चाहिए। रिलायंस पावर पर आदित्य आपकी क्या राय बन रही है? क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सौदा हुआ, उसके बाद स्टॉक देखिए भागा है, लेकिन मैं इसका चार्ट पढ़ रही थी कुछ दिन पहले का और यहाँ पर हमने देखा धीरे धीरे करके स्टॉक में एक तेजी का मूव आया है। तो आज आपको क्या लग रहा है, और नई तेजी की पोजीशन ऐड करना ठीक रहेगा इस शेयर में? वेल बिल्कुल मींस आर पावर देखें तो ओवरऑल स्टॉक काफी पॉजिटिव लग रहा है। इसमें हम कंटिन्यूसली लोअर लेवल्स पे एक लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देख रहे हैं। हमको लगता है कि यहां से आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छी खासी तेजी आर पावर में देखने को मिल सकती है। स्टॉक में अभी आज अपने 200 डीएमए को क्रॉस किया है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहां से एक अच्छा बाइंग रुझान बनता है। ऊपर में 54 से 55 तक के इमीडिएट टारगेट इसमें बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे एक लॉन्ग पोजीशन आकर चल सकते हैं 48 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 54-55, लेकिन थोड़ा लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो हमको लगता है कि इसमें एक अच्छी तेजी मिलेगी। ऊपर में 60 से लेकर 62 तक के लेवल भी दिखा सकता है। ओके, मयूरेश, भूषण स्टील पे आप क्या व्यू देंगे? आज अगर आप देखिए तो 6% ऊपर है। इस महीने 16-17% की तेजी अब तक ये दिखा चुका है और आज भी वॉल्यूम आप देखिए तो औसत का करीब 60% वॉल्यूम है। तो काफी फायदा मिलता हुआ इस खबर का इसको दिखाई दे रहा है कि सरकार इंपोर्टेड स्टील के दामों पर नियंत्रण रखने वाली है। क्या कॉल देंगे आप? क्लियरली आई थिंक ट्रेडिंग मूव्स बिल्कुल बरकरार रह सकते हैं, लेकिन जनरली अगर हम स्टील इंडस्ट्री की बात करें प्रदीप जी, तो जो इन्वेंट्री कैरी ऑन कर रही है फर्स्ट हाफ FY15 में इट्स क्लोज टू 6.5 MT। तो कहीं ना कहीं आई थिंक यू विल हैव हायर इन्वेंट्री दैट इज पॉसिबली एक्सपेक्टेड टू गेट पुश थ्रू। डिमांड इंप्रूव होनी चाहिए, इसलिए मैं देखता हूं कि आई थिंक ऑल दीज कंपनीज माइट हैव ट्रेडिंग मूव्स, लेकिन फंडामेंटली आई थिंक एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर लगेंगे टू सी सम सॉर्ट ऑफ। बड़ा सवाल भूषण स्टील को लेकर ये होता है कि ट्रेडर्स जाहिर है कि इसका मूवमेंट देखकर, वॉल्यूम देखकर एक बार खींचेंगे। जो तमाम सवाल थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, इनके प्रोमोटर्स के खिलाफ जो एक्शंस हुए, क्या आपको लगता है कि वो सब कुछ अब डिस्काउंटेड है कि और बुरी खबरें आएंगी? You're not really sure प्रदीप जी, इसलिए आई थिंक there are far better counters to look at। तो आई थिंक मैं भूषण स्टील के लिए आई थिंक ज्यादा ये नहीं करूंगा, आई थिंक राय नहीं दूंगा। आई थिंक यू गॉट बेटर काउंटर्स इन IT, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो आपको क्यों चेस करना है स्टॉक्स लाइक भूषण स्टील एट दिस पॉइंट व्हेन देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ओवरहैंग ऑन दैट स्टॉक? चलिए, तो यहाँ पर सलाह नहीं है तेजी की पोजीशन लेने की। इस बीच आदि फाइन केम आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है शेयर, क्योंकि यहाँ पर भी एक बड़ा सौदा हुआ और उसके बाद स्टॉक देखिए करीब 3 से 4% की तेजी में आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग मूव्स आज बाजार खुलते ही देखने को मिले। आदि फाइन केम का चार्ट आपके लिए हाजिर करेंगे और उस बीच आप देखिए दूसरे काउंटर्स जिनमें आज हमने देखा है काफी ज्यादा हरकत देखने को मिल रही है। कल्याणी स्टील, राकेश आपने इस पर एक तेजी का कॉल दिया था, उससे पहले आप देखिए आदि फाइन केम करीब 3% तक की बढ़त में। इस पर अगर आप पहले राय दे सके, अगर आपने ट्रैक किया हो, 228 पर शेयर कर रहा है कारोबार। राकेश,
देखिए हर्षिता, टेक्निकल पैटर्न अच्छा है और हम देखें तो स्टॉक ने निचले स्तरों पर 218 के अराउंड एक सपोर्ट लिया हुआ है और स्टॉक का जिस तरीके से टेक्निकल पैटर्न है, अगर ये स्टॉक 235 के ऊपर निकलता है और इन स्तरों के ऊपर सस्टेन करता है और क्लोजिंग लेने में सक्षम होता है तो एक बड़े चार्ट्स पर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। अगर 235 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट होता है देन इसमें 270, 275 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तभी रिलायंस पावर एक इंटरेस्टिंग मूव इस वक्त दिखाता हुआ करीबन 20% वॉल्यूम के साथ यहां पर हम तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो हेवेल्स करीबन 1.5% ऊपर, ये कुछ और छोटे स्टॉक्स हैं जो कमजोर मार्केट में टिकने की कोशिश में। बीएफ यूटिलिटीज करीब 4% ऊपर आता हुआ 35% के आसपास के वॉल्यूम इस स्टॉक में आते हुए आपको नजर आएंगे। तो हालांकि ओवरऑल आपको इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन मिड कैप इंडेक्स पॉजिटिव है और मार्केट ब्रेथ अब तक पॉजिटिव बनी हुई है और चुनिंदा स्टॉक्स में ट्रेडिंग के मौके शायद इस वक्त ट्रेडर्स ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। जो मार्केट का ट्रेंड हमें इस वक्त आता हुआ दिखाई दिया है। वीजा स्टील अब करीबन 5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। कल तक इस स्टॉक में तकरीबन 16% की गिरावट नजर आई थी और आज इसके बाद हम एक 5% का उछाल देख रहे हैं। चूंकि थोड़ा न्यूज फ्लो का भी सपोर्ट बन रहा है यहां पर। राकेश, क्या कॉल देंगे? देखिए प्रदीप जी, नीचे से एंटायर स्टील स्पेस ने एक सपोर्ट लिया हुआ है और आप देखें तो टेक्निकली स्टॉक ने एक अच्छी रैली दिखाई थी। उसके बाद कम वॉल्यूम्स पर स्टॉक गिरा था, नीचे में 15 रुपए 50 पैसे के अराउंड स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है और इस स्टॉक में टेक्निकली देखें तो ऊपर में 20-21 से पहले टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस चार्ट पे देखने को नहीं मिलता है। चलिए, तो 20-21 पर जाना चाहिए और उसके बाद ही शायद यहाँ पर वो एक्शन और तेजी का बदलता हुआ दिखाई देगा। वीजा स्टील करीब 4.5% ऊपर है इस समय, लेकिन इरोस इंटरनेशनल ये एक स्टॉक जिसमें अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। करीब 3% का मूव आया है 245 के आसपास। स्टॉक आपको याद होगा कंट्रोवर्सी में फंसा तो काफी पिटाई हुई, लेकिन दिसंबर के महीने में अब तक इसने 10% के गेन्स दिखाए हैं। 10 दिनों के ट्रेड की बात मैं कर रही हूं। मयूरेश, क्या इस स्टॉक में आपको लग रहा है पोटेंशियल है अब फिर से कुछ तेजी का मूव दिखाने का? क्लियरली हर्षिता जी, वापस दिस इज वन स्टोरी जहां पे बहुत एक ओवरहैंग है इन टर्म्स ऑफ हाउ द न्यूज फ्लो विल कम थ्रू। इसलिए ये जो मूवमेंट्स आप देखते हैं आई थिंक ये स्टॉक पे शायद बरकरार रह सकते हैं। यही स्पेस में एंसिलरी स्पेस में अगर मैं चाहूँ तो आई थिंक प्रिंट मीडिया इज समथिंग दैट आई रियली लाइक। तो जागरण प्रकाशन से अगर आपको डिक्लाइन पे मिलता है विद फॉलिंग न्यूज प्रिंट प्राइसेस, EBITDA मार्जिन इज एक्सेस ऑफ 27%, अर्निंग्स ग्रोथ जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इन एक्सेस ऑफ 20% ओवर द नेक्स्ट 2 years, मुझे लगता है बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। ओके, तो मॉर्निंग ट्रेड आज हम करीब 13-14 मिनट का देख चुके हैं और अब तक की जो स्थिति है साफ तौर पे कि निफ्टी में जो लाइन ऑफ कंट्रोल था 7,700 का लेवल, उसको बेयर्स ने दरअसल थामे रखा है। मंदड़ियों का पल्ला भारी बना हुआ है आज भी। 7,666 के करीब इस वक्त निफ्टी है, 17 पॉइंट नीचे और बैंक निफ्टी 50 पॉइंट नीचे 16,660 के करीब। 25,200 पे सेंसेक्स। इन सभी ने कोशिश की ऊपर जाने की और टिक नहीं पाए। ऐसी स्थिति में क्या अब ये कह सकते हैं आदित्य कि हम शुरुआत में अब एक फिर से शॉर्ट ट्रेड ले लें निफ्टी और बैंक निफ्टी में? वेल प्रदीप, इस लेवल पे आके मैं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रेड अवॉइड करना चाहूंगा। निफ्टी अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ से रिकवरी के चांसेस काफी स्ट्रांग है निफ्टी में। तो मुझे लगता है कि अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली आज के करेक्शन में। करंट लेवल्स पे निफ्टी को बाय करके चल सकते हैं 76.10 के स्टॉप लॉस से। टारगेट हमारा सेम रहेगा 77.50, 77.60। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ से इमीडिएटली आज 1 या 2 दिन के अंदर कोई बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में भी बाय करके चल सकते हैं 16,650 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में हमको लगता है कि 16,900 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। आपको भी ऐसा ही लगता है? राकेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी प्रदीप जी, सुन पा रहा हूं। देखिए मैं भी इन स्तरों पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पे तो शॉर्टिंग नहीं करना चाहूंगा। मुझे भी ऐसा लगता है कि एक पुल बैक देखने को मिल सकता है और पुल बैक निफ्टी को डेफिनेटली 7700 के बियॉन्ड ले जाने का पोटेंशियल रखता है और ये अभी इट्स टू प्रीमेच्योर कि ऊपर में 7700 के अराउंड निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस फेस करा है। अगर शॉर्टिंग करनी है तो ऊपरी स्तरों पे शॉर्टिंग करनी चाहिए। एंड दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि जो पुल बैक जो आएगा वो निफ्टी को 7740, 7750 तक ले जाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, लेकिन उस पुल बैक
के टिकने का इंतजार है अभी भी हमें 7,700 के ऊपर अगर मार्केट निकलता हुआ और टिकता हुआ नजर आए तो शायद हम आगे और तेजी की उम्मीद करेंगे। प्रदीप, कुछ फार्मा कंपनियों पर नजर डालनी चाहिए क्योंकि हमने देखा था लुपिन जैसे स्टॉक्स पिछले कुछ सेशंस में काफी ज्यादा पिटे थे। वहां पर हमने देखा धीरे धीरे करके खरीदारी आती हुई दिखाई दी, आधे % से ज्यादा का मूव इस स्टॉक में आया है। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला दूसरे स्टॉक से जहां पर कुछ हल्की खरीदारी हो रही है। मयूरेश, इन दिग्गजों में इस बिकवाली के बाद क्या आपको लग रहा है मौका है तेजी करने का, या फिर आप छोटी कंपनियों के साथ रहेंगे जहां पर ज्यादा प्राइस एक्शन देखने को मिला है हाल फिलहाल में? नहीं, क्लियरली हर्षिता जी, आई थिंक डॉक्टर रेड्डीज की जैसे हमने करेक्शन विटनेस किया है, मुझे लगता है आई थिंक जितने हमने एक अनुमान लगाए थे 8 से 10% का हिट श्रीकाकुलम प्लांट के FDA कंसर्न्स रेज होने के बाद, मुझे लगता है आई थिंक विद द प्राइस करेक्शन दैट वी हैव सीन मुमकिन है कि आई थिंक और 8-10% करेक्ट हो। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जैसे पहले भी हम लेवल्स डिस्कस कर रहे थे, आई वेट फॉर लेवल्स ऑफ अराउंड 3,000 रुपीज, आई थिंक दोज लेवल्स विल प्रॉब्ली कम अराउंड। तो मुझे लगता है एक अच्छा विकल्प हो सकता है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि एनडीए पाइपलाइन काफी तगड़ी है डॉक्टर रेड्डीज के लिए, और जैसे ये ड्रग्स मार्केट्स में आते जाएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, मेरे ख्याल से आई थिंक द मार्केट पोटेंशियल फॉर डॉक्टर रेड्डीज इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ काफी तगड़ी रह सकती है। इसलिए आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग दैट स्टॉक एट द करंट लेवल। अपॉर्चुनिटी डॉक्टर रेड्डीज में 3,000 के नीचे लेना बेहतर रहेगा। वो स्टॉक देखिए 0.5% ऊपर है। शुक्रिया मयूरेश, आदित्य और राकेश हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। बाजार पर एक बार फिर निफ्टी पर एक नजर डाल लेते हैं 7,660 पर। तो जैसे प्रदीप लगातार सुबह से कह रहे हैं कि एक लक्ष्मण रेखा है 7,700 की या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके पार निकलना काफी मुश्किल हो रहा है। अब यहां से आगे रुझान क्या रहेगा मार्केट का, उस पर राय ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा। विनोद जी, स्वागत है आपका। 7662 पर बाजार थोड़ा सा अटका है। कल जिस तरह की रिकवरी आई थी, उम्मीद तो यही थी कि हम उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे। मुश्किल क्यों हो रहा है उन लेवल्स के पार निकल पाना? मेरे ख्याल से दो चीजें हैं। एक तो ये कि यूएस की जो रिकवरी थी कल, वहां पे इंट्राडे टर्म्स में डाउ करीब 203 पॉइंट बढ़ा था और अंत में लास्ट के आधे घंटे में सेलिंग आई, जिसकी वजह से क्लोजिंग बेसिस पे करीब 83 पॉइंट ही डाउ ऊपर बंद हो पाया। वो ऊपर से एफआईज का जो डेटा आया वो अभी भी उनके यहां पे भी अभी भी सेलिंग जारी है। तो दो चीजें हैं, पर हमारा ये मानना है कि इस माहौल के अंदर चिंता न करें। ये एक अपॉर्चुनिटी है अभी से लेकर 16 दिसंबर तक, जब मार्केट रेंज बाउंड रहेंगे। उसके पहले मार्केट का आगे जा पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इस अवधि के अंदर ये एक अच्छे इन्वेस्टमेंट का मौका है। ये स्टॉक्स आपको सस्ते दामों पर मिल सकते हैं। ओके, लेकिन यहां पर डर यह है कि जिस तरह से आप देखिए बाजार गिरे, 6 दिनों तक लगातार एक तरफा गिरावट आई और अब 300-350 पॉइंट निफ्टी में निकल गया, तो यहां से आगे भी क्या ये गिरावट ऐसे ही जारी रहेगी? वो एक पैनिक कहीं ना कहीं निचले स्तरों पर दिखाई दे रहा था परसों तक, अब कल थोड़ी रिलीफ आई, तो अब ट्रेडर्स ये सोच रहे हैं कि क्या अब रुक गया, अब जो नुकसान अभी तक झेल लिया है उसको लेकर बैठे रहें या अब भी निकल जाएं? जी, मेरे ख्याल से जो बड़ी बात है वो तो ये है कि अगर आप बिल्कुल निश्चिंत होना चाहते हो तो उसकी आवश्यकता रहेगी आप 16 दिसंबर का वेट करें। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने दीजिए अमेरिका में, और उसके बाद में उसके बाद जो एफआई का जिस तरह से यहां पर प्रक्रिया रहती है, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो एक वो हुआ कि आप निश्चिंत होकर सो जाइए और तब जागिए, भले ही आपको ऊपर लेना पड़े ऊंचे भावों पे तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप जब लेंगे तो आप एक निश्चितता के साथ मार्केट में एंटर करेंगे। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि एफआईएस का नजरिया बदलेगा 16 दिसंबर के बाद? देखिए, हमारा ये कहना है कि ये जो मौका है इस वक्त, वो जो लोगों को प्रॉफिट बुक करना है जिसमें वजह से वो बुक कर रहे हैं अभी, बिकॉज बाद में अगर फॉर एनी रीजन का अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स किसी और तरह से रिएक्ट करते हैं फेड हाइक को, तो लेके यहां पे और फिर बेच पाना मुश्किल रहेगा। तो वो लोग तो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से उनका ये जो नजरिया है नेगेटिव आउटलुक इंडिया के लिए, वो मेरे ख्याल से ज्यादा दिन टिका नहीं रह सकता। अगले साल वापस नए लोकेशन आएंगे और इंडिया बहुत ही आउट परफॉर्मेंस दिया इंडिया ने रिलेटिव टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट के अंदर पैसा जो हमारा आएगा वो अमेरिका में जो इन्वेस्ट होता है वो तो नहीं आएगा। इमर्जिंग मार्केट से जो पैसा है बाकी लोगों को जाता है वो हमारे यहाँ पे जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं एक इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टर होता तो मैं सोचता कि कौन सी मार्केट ऐसी है जहां पे रिलेटिवली मैं सेफर हूं। ऑब्वियसली भारत है,
और कौन से ऐसे, अब ये जीएसटी का मुद्दा जो हमको तंग कर रहा है वो मेरे ख्याल से उनको तंग नहीं करेगा, बिकॉज उसके जो वैसे भी जो फायदे होने वाले थे वो 2 साल के बाद आने वाले थे। तो ये अभी पास होता है नहीं होता है, मैं ये इसको आवश्यक नहीं समझता। आवश्यकता इस बात की है कि जो अभी तक हमको ग्रीन शूट्स में दिख रहे हैं वो पौधे पनपते हैं या नहीं। तो वो अगर पनपते दिखाई देंगे और हरियाली हमको दिखाई देगी तो झक मार के एफआई यहां पे आएगा, बिकॉज उनको ग्रोथ के अलावा कुछ चाहिए नहीं। और नजरिया भले ही लोगों का वीक हो कि रुपए बहुत ही कमजोर होगा आगे चलते हुए, मेरे ख्याल से ये जो फेड हाइक है ये 1 and done होगी। अभी तक जितना भी हमने एफआईज का जो ये जो हाइक जो एक्सपेक्टेड है इतनी वेल टेलीग्राफ्ड है कि इसके बियॉन्ड आप सोच पाना कि आप फर्दर इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालेंगे बहुत मुश्किल है। लोग डर रहे हैं कि लैंग्वेज क्या होगी। भैया लैंग्वेज डोविश के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती प्रदीप, कुछ भी नहीं हो सकती, डोविश के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती। बिकॉज मैं इसलिए आपको थपकी मार के बोल रहा हूं यहां पे टेबल के ऊपर, क्योंकि फेड का अभी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है वो 2 टारगेट है उसके, तो वो तो जॉब्स तो आपका आ रहे हैं लेकिन आपका इन्फ्लेशन नहीं आ रहा है। तो जब एक शर्त को तोड़ रहे हो तो फेड बाद में बोलेगा भैया अब जरा इन्फ्लेशन को भी जरा बढ़ने दो, उसके बाद में। तो मेरे ख्याल से ये जो नजरिया है ये 1 and done का है, उसके बाद में कई महीनों तक मैं तो आगे हाइक नहीं देखता। आपने जो ग्रीन शूट्स की बात की, कहा कि कुछ सेक्टर्स में वो हरियाली देखने को मिलेगी, आएगी कहां से? क्योंकि ज्यादातर लोग अब वो अर्निंग्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो म्यूटेड ही रख रहे हैं, उनको नहीं लग रहा है कि ज्यादा स्पाइक रहेगा। अगर आएगी बढ़त तो वो 2016 के सेकेंड हाफ में ही देखने को मिलेगी। तो किस सेक्टर में आपको लग रहा है फिर वो टर्न अराउंड पहले आता हुआ दिखाई देगा? तो अगर किसी ने प्रीएम्प्ट करना हो, अहेड ऑफ द कर्व रहना हो, तो अब से खरीदारी करना शुरू करें। मेरे ख्याल से आपको फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में रहना पड़ेगा, बिकॉज अभी इतना सारा पैसा जब ये 7th पे कमीशन का जब ये आएगा, जब सरकार उसे एक्सेप्ट करती है, तो क्योंकि ये एक मुश्त पैसा उनके पास, मतलब इतना जो हाइक है करीब 25% जैसा, तो वो जब इतना बड़ा हाइक आएगा तो ऑब्वियसली सेविंग्स के अंदर जाएगा। तो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड्स हैं उनके पास इन्फ्लोज हमको और आगे देखने को मिलेंगे। और इवन हाउसिंग कंपनीज जो रिलेटिवली एक सेफ इंडस्ट्री है जहां पे ग्रो करते ही हैं और आपके एनपीएस कम रहते हैं, तो उस इंडस्ट्री में भी मैं जाना चाहूंगा कि उसके अंदर एक्सपोजर लेना चाहूंगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर। फाइनेंशियल सर्विसेज जब आप कह रहे हैं तो क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है, तो कहां पे नजर रखेंगे, या कोई स्टॉक अगर आपने चुन रखे? म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो कंपनियां चलाती हैं, भले वो रिलायंस हो, भले या कोई और दूसरी कंपनी हो, उनको आप देख सकते हैं। अन्यथा आपको एनबीएफसीज में हमारी नजर कैपिटल फर्स्ट के ऊपर है, एक छोटी कंपनी है, लेकिन यहाँ पे जो सीएजीआर है वो पिछले 4 साल का 43% का एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो किया है मिस्टर वैद्यनाथन ने। अच्छा मैनेजमेंट, मतलब बहुत ही सुदृढ़ मैनेजमेंट है और प्रूवन है। पहले भी इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं थी अपने आप को, ऐसे प्रूव से आए हैं, प्रूवन है। और दूसरा जो इनके जो बेसिकली जो प्रमोटर हैं वो भी एक बड़े इन्वेस्टर हैं। तो और 73% होल्डिंग है। मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लगता किसी प्रकार की इसमें कोई जरूरत है चिंता करने की। 6.5% आपका करीब इंटरेस्ट मार्जिन है इनका, और 0.4% एनपीएस। तो मेरे ख्याल से इसको आप ये सोच के कि मार्केट अभी 16 दिसंबर थोड़ा, या हो सकता है एफआईसी बाइंग थोड़ी लेट आए तो और गिर सकता है, 2 किश्तों में ले सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर इनफैक्ट जब आईसीआईसीआई बैंक में बहुत तेजी से रिटेल ग्रोथ होती थी उस समय क्रेडिट के हेड थे वैद्यनाथन साहब वहां पे, और उसके बाद लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक ने थोड़ा अपना फोकस कम भी कर दिया है, तो ग्रोथ आपको फिलहाल नजर आएगी कैपिटल फर्स्ट में। लेकिन शर्मा साहब, आपने जो फेड की बात कही, मई से जब से ये चर्चा शुरू हुई है, ज्यादातर एक्सपर्ट्स को जो मैंने अब तक ट्रैक किया है, आप शायद उन कुछ लोगों में हैं जो लगातार ये कहते थे कि कुछ भी कहिए आप रेट हाइक नहीं होगी। पहली बार अब आप कह रहे हैं कि होगी, तो अब तो लगता है भरोसा करना चाहिए कि इस बार रेट हाइक पक्के तौर पे होगी। लेकिन एक बात अगर आप देखें, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव कर रही है। इस समय अगर आप ग्लोबली देखिए तो वही एक इकोनॉमी है जहां पे ग्रोथ शायद काफी स्ट्रांग होती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन दुनिया में ग्रोथ स्केयर है। क्रूड जिस तरह से 7 साल के लो पर है और नए लोज बनाता जा रहा है, क्या ऐसी स्थिति में वाकई फेड के लिए ये सही होगा कि वो रेट बढ़ाने के बारे में सोचें? हमारा ये मानना है कि फेड को इस वक्त जो रेट बढ़ाने का फेड सोच रहा है वो इसलिए नहीं सोच रहा है कि स्थिति है कि नहीं, इसलिए सोच रहा है कि कल को अगर ये वीकनेस लौटती है तो उसके पास कुछ कम करने की जगह रहे।
तो उस दृष्टि से ये 0.25% जैसा हाइक आ सकता है। कभी ऐसा होता है कि कोई डॉक्टर इसलिए आपकी दवा कम कर दे कि कल तबीयत बिगड़ेगी तो और क्या दूंगा? नहीं, वो तो उल्टा करिए, तो ये आप उसको लेके जा सकते हैं, उस एंगल से भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि ये पॉसिबल उनके लिए नहीं रहेगा फेड को लगातार हाइक कर पाना, और ये जो लगातार जो इकोनॉमी जो वीक हो रही है, ग्लोबल स्लोडाउन चल रहा है, वो चल सकता है। ये टोकन है, नाक का सवाल हो गया। हाँ, कि और दूसरा ये कि वो अपने कांग्रेस के सामने बोल चुकी हैं, अपने लगातार बोल चुकी हैं। पहले भी बोला था 6 महीने पहले, दोबारा उन्होंने बोला है कि वो हाइक करेंगे, तो मेरे ख्याल से अभी वो करेंगी। ओके, तो शेयर बाजार पे तो आपको लगता है कि एफआईज अपना रुख कुछ बदलेंगे, लेकिन कमोडिटीज में जो लगातार कमजोरी आ रही है उसको आप कैसे देखते हैं? और फिर फेड के बाद कमोडिटी मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे? क्रूड और मेटल शेयरों और इनकी कमोडिटीज का क्या होगा? कमोडिटीज तो ट्रैक करती हैं आपके डॉलर को, और उसके बाद मेरे ख्याल से डॉलर कहीं से थोड़े समय के बाद वहां से वीक होने लगेगा। उसके चलते हुए कमोडिटीज सुधर सकती हैं, लेकिन कमोडिटी सुधरने के साथ साथ क्रूड आपका, मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ये सुधरने वाला उतना नहीं दिखता। बिकॉज आप देखिए कि 2008-9 में जब अंतर्राष्ट्रीय हालत यहां से बेटर थी, चाइना की हालत बहुत तंदुरुस्त थी 2009 के मुकाबले, उस वक्त क्रूड $33.2 गया था पर बैरल। अभी हम 36.80 पे आसपास घूम रहे हैं, तो क्यों वजह नहीं कि 30 के भी नीचे जाएगा। दूसरी बात, जो क्लाइमेट कंट्रोल में हमने देखा है, अगर हम ये कहते हैं कि हमको हाइड्रोकार्बन्स खत्म करने हैं इस शताब्दी के अंदर, तो शुरुआत कहां से होगी? ऊपर से जो सोलर और विंड एनर्जी, वो लगातार उनकी कॉस्ट कम हो रही है, और ग्रीन एनर्जी इस हद तक कि आज की डेट में भी आपका कंपटीशन हो सकता है थर्मल पावर से। तो मेरा ये कहना है कि उनको तो आप जाने दीजिए क्रूड को, मैं तो कोयले के ऊपर सवाल निशान खड़ा करूंगा कि इन पावर कंपनीज का क्या होगा जो कोल को यूज करती हैं। उनको भी मेरे ख्याल से अगले 5 साल के बाद जब इस बात को आप रिव्यू करेंगे, तो आप पाएंगे कि ग्रीन एनर्जी ही इसका रास्ता है। और हमारी इकोनॉमी में मैं कह रहा हूं कि एफआईज क्यों आएंगे जक मार के, कि हम इतने बड़े तबके को कम कर रहे हैं कॉस्ट के अंदर, क्रूड के अंदर, और वो वापस जाने वाली ही नहीं है। बिकॉज आपने तो अभी पहले ओपेक के हाथ में बात है ही नहीं है। ओपेक बंद करना चाहता है क्रूड वहां के शेल गैस को, शेल को, तो वो बंद तब कर पाएगा जब ये $30 के नीचे आएगा। 30 के नीचे लेके जाते हैं, ज्यादा दिन टिका नहीं रह सकता। जैसे भाव ऊपर आएगा वापस प्रोडक्शन शुरू, तो आप $100 के बियॉन्ड तो भूल जाइए। साथ ही यहाँ पर बेस मेटल जिस तरह से हमने देखा है, इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखा गया है, लेकिन इंडियन कमोडिटी मार्केट्स में मेटल कंपनियों ने काफी ज्यादा पैसे गंवाए हैं। अब स्टील को लेकर सरकार थोड़ी बहुत हरकत में आ रही है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने वाली है। क्या आपको लग रहा है ट्रेडिंग मौका ही सही, लेकिन अब थोड़ी सी चमक देखने को मिल सकती है इन शेयरों में? मेरे ख्याल से इनमें दिख सकती है। अब मैं इस बात को लेके जाएगा कि कमोडिटी की प्राइस अलग जा सकती है और स्टॉक अलग परफॉर्म कर सकते हैं। अमेरिका में लीजिए, क्रूड लगातार नीचे गिर रहा है, पर 2 दिन से ऑयल कंपनीज यूएस में ऊपर जा रही हैं। हमारे यहां पे भी हमारी स्टील कंपनियों में कल हरकत देखी गई थी, आज भी हरकत देखी जा सकती है। और इनके अंदर से जो ट्रेडिंग की दृष्टि से स्टॉक देखना हो तो जेएसडब्ल्यू स्टील है। ये प्योरली ट्रेडिंग की दृष्टि से बता रहा हूं कि इसके अंदर आप कॉल लेके रह सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, ऑफ कोर्स, इस सेटलमेंट के अंदर। और ये उसकी परफॉर्मेंस बाकी अन्य स्टॉक से बेहतर रही है कि कम गिरा है, मतलब बड़ा सबसे ज्यादा गिरा तो है ही नहीं, इस सेटलमेंट के अंदर ज्यादा बढ़ा हुआ है। ओके, शर्मा जी शुक्रिया आपका। कोई डिस्क्लोजर्स? जो स्टॉक मैंने रिकमेंड किया है कैपिटल फर्स्ट, वो मेरे खुद के पास भी है, और अन्य जो स्टॉक जैसी हमने क्लाइंट्स को एडवाइस दी है उसी प्रकार से आपके यहां भी दी है। शुक्रिया आपका। और हमारे साथ अब एक और मार्केट एक्सपर्ट जुड़े हैं, गौतम सिन्हा रॉय, फंड मैनेजर मोतीलाल ओसवाल एएमसी के। गौतम, स्वागत है आपका। बाजार की चाल जिस तरह से नजर आ रही है, ये कहा जा रहा है कि बड़े निवेशकों के लिए लंबी अवधि के लिए मार्केट अट्रैक्टिव है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप खरीदारी कर रहे हैं इस मार्केट में? जी, ये बहुत ही अच्छा समय है खरीदारी करने के लिए, बट हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ब्रॉडर मार्केट में अभी भी ऐसा कुछ रुझाव नजर नहीं आ रहा है कि ब्रॉड मार्केट रैली हो सके। वन हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक। सिलेक्ट सेक्टर्स में हमें बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज नजर आ रहे हैं, तो जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा है, वैल्यूएशंस भी काफी कंफर्टेबल हो गए हैं,
उस हिसाब से हमें अभी बाइंग करनी चाहिए और हम वो कर भी रहे हैं हमारे जो फंड्स हैं उसके अंदर। और दूसरी चीज जो मुझे पॉजिटिव लग रहा है वो है कि देखिए दिस H2 से Q3 से बेसिकली आपका अर्निंग्स का बेस लो हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ लो बेस आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देयर कुड बी अ स्विंग अप इन अर्निंग्स। तो अर्निंग्स का ट्रेजेक्ट्री जो लास्ट 4 क्वार्टर से नीचे की ओर रहा है, राइट, वो वापस चेंज होने का बहुत अच्छा एक चांस नजर आ रहा है। उसके लिए एक चीज ही अभी तक मिसिंग है, वो है ब्रॉडर डिमांड ग्रोथ इन द इकोनॉमी। और आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट 2 महीने से डिमांड ग्रोथ हैज ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग बैक। हालांकि ये सिलेक्ट सेक्टर्स में है, जैसे ऑटोमोबाइल्स के अंदर है या एविएशन के अंदर है या पेट्रोल और डीजल सेल्स के अंदर है, बट वी आर स्टार्टिंग टू सी रिकवरी इन डिमांड। सो ये डिमांड रिकवरी और लो बेस ऑफ अर्निंग्स टुगेदर कुड लीड टू अर्निंग्स का जो ट्रेजेक्ट्री है, ये 2 फैक्टर्स के कारण चेंज हो सकता है अगले क्वार्टर से, Q3 और Q4 से। सो दैट वो भी एक फैक्टर हमें पॉजिटिव लग रहा है बाजार के लिए। गौतम, फिर उसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए आपने ऑटो, एविएशन और डीजल के कंजम्पशन में बढ़त की बात की, तो क्या यही सेक्टर्स हैं जहां पर आप ज्यादा एक्सपोजर इस समय ले रहे हैं अपने फंड में? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे फंड के हम किसी होप ट्रेड में विश्वास नहीं करते। हम वही निवेश करते हैं जहां पे हमें अर्निंग्स ग्रोथ, अच्छी क्वालिटीज, दोनों अच्छे क्वालिटी की कंपनीज दोनों एक साथ नजर आए। तो हमें ये सब सेक्टर्स में, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, ब्रॉडर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर हो गया, फिर एविएशन हो गया, फिर आपके प्राइवेट रिटेल बैंकिंग वाले जो स्टॉक्स हैं, वहां पे हमें बहुत अच्छे क्वालिटी के फ्रेंचाइजेज आज की डेट में मिल रहे हैं, जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छा है और वैल्यूएशन भी काफी कंफर्टेबल है। सो मुझे लगता है कि एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वी विल जस्ट लिव थ्रू दिस पेन एंड कीप ऑन इन्वेस्टिंग। दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट। ओके, लेकिन अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो यहां पर हम अभी तक का जो परफॉर्मेंस रहा है वो थोड़ा सा अनइवन है। सेक्टर के अंदर अगर आप जाते हैं तो जैसे कि कमर्शियल व्हीकल वाले प्लेयर्स थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, कुछ पैसेंजर कार्स प्लेयर आगे बढ़ गए, कहीं कहीं हमने करेंसी वगैरह का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा, ट्रैक्टर वाले पीछे रह गए। क्या एक चर्निंग की आपको जरूरत नजर आती है? आप कुछ कर रहे हैं सर? सो ऑटो सेक्टर के अंदर भी अगर आप देखें तो आपने जैसे कहा ट्रैक्टर, विच इज रूरल सेक्टर पे जिससे चल रहा है, रूरल सेक्टर वाले प्लेज अभी उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं क्योंकि रूरल इकोनॉमी का ग्रोथ अभी भी वीक है। रूरल इकोनॉमी में अभी भी जो लास्ट NREGA कहें या MSP हाइक्स के जो बेनिफिट्स थे उनके कारण एक हाई बेस ऑफ ग्रोथ है। तो वो हाई बेस ऑफ ग्रोथ से रूरल सेक्टर के लिए एक प्रॉब्लम है कि ग्रोथ फिर से वापस आना नियर टर्म में। सो ऑटो सेक्टर के अंदर अगर आप देखें तो वी आर मोर फोकस्ड ऑन फ्यू पार्ट्स ऑफ ऑटो जहां पे ग्रोथ बहुत अच्छा नजर आ रहा है। जैसे आपका कार्स है, ब्रॉडर कार सेगमेंट, स्पेशली प्रीमियमाइजेशन ऑफ द कार्स, प्रीमियमाइजेशन ऑफ बाइक्स, प्रीमियम बाइक सेगमेंट। सो ये प्रीमियम सेगमेंट में जो ग्रोथ है विच इज ऑब्वियसली ड्रिवन मोर बाय अर्बन rather than रूरल, तो वो अर्बन ड्रिवन प्रीमियम सेक्टर ग्रोथ पे ही हम ज्यादा फोकस रख रहे हैं क्योंकि हमें वहीं ग्रोथ आते हुए नजर आ रहे हैं अगले 1-2 साल में भी। गौतम, आपके फंड्स में हमने देखा था एक क्लियर फोकस मिड कैप स्टॉक्स में था, वहां पर आप काफी बुलिश थे। अब हमने देखा एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है मिड कैप शेयरों में और थोड़ा सा करेक्टिव मूव एटलीस्ट पिछले हफ्ते की शुरुआत से देखने को मिला। क्या आपने कुछ मुनाफा वसूली की है मिड कैप कंपनियों में या फिर डिपर और पोजीशंस फिर बढ़ाई हैं? जी देखिए, हमारा फंड मल्टी कैप फंड है फोकस 35, तो उसके अंदर हम किसी भी सेक्टर से स्टॉक्स खरीदते हैं विद बॉटम अप एनालिसिस। सो मिड कैप्स का परिमाण फंड के अंदर लास्ट 1 साल में घटा ही है क्योंकि लार्ज कैप्स में हमें ज्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटी शायद नजर आए हैं, वैल्यूएशन शायद ज्यादा कंफर्टेबल रहे हैं। बट हम मिड कैप्स के लिए भी काफी ओपन रहते हैं क्योंकि वी बिलीव दैट मिड कैप्स में ओवर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है। सो हम कोई भी करेक्शन इन मिड कैप्स को बहुत वेलकम करते हुए उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करते हैं कि हमारे जो फेवर्ड सेक्टर्स हैं जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो गया, उसके अंदर अगर हमें कुछ अच्छे स्टॉक्स सही भाव पे मिल जाएं तो हम उस पर जरूर खरीदारी करेंगे। जब आप कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कहते हैं, काफी सारी थीम्स यहाँ पर हो सकती हैं। गौतम, आपको कौन सी थीम पसंद आती है?
सो उसके अंदर अगर देखें कंज्यूमर, ब्रॉडर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के अंदर जो आपके घर के अंदर की जो खरीदारी होती है, राइट, आप अगर वाइट गुड्स स्पेस ले लें या पेंट्स ले लें, टाइल्स ले लें, बेसिकली होम बिल्डिंग मटेरियल्स एंड वाइट गुड्स, दैट स्पेस बिकॉज ऑफ इंडियाज जीडीपी ग्रोथ, इंडिया में जो इनकम ग्रोथ हो रहा है, पर कैपिटा इनकम, प्रीमियमाइजेशन हो रहा है ऑफ कंजम्पशन बास्केट की जो ग्रोथ हो रही है, ये सब फैक्टर्स के कारण दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर्स वी बिलीव। सो ये सेक्टर के अंदर हमारा स्पेशल फोकस रहता है टू फाइंड गुड आइडियाज। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। गौतम हमें बताते हुए कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल एएमसी इस समय हैवीवेट्स पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं मिड कैप साइड पर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, खासतौर से पेंट, व्हाइट गुड्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही साथ टाइल सेगमेंट में उन कंपनियों में पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन ऑटोमोबाइल, प्राइवेट बैंकिंग, एविएशन सेक्टर है जहां पर वो बुलिश जरूर है। इस बीच कुछ खास वेबसाइट्स की सर्फिंग के लिए फ्री डेटा ऑफर पर टीआरएआई ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और इस पर लोगों की राय मांगी है। टीआरएआई चेयरमैन आरएस शर्मा से हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि जनता की राय मिलने के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। सुन लेते हैं। जो कंसल्टेशन पेपर इशू किया गया है उसको लेकर भी टेलीकॉम कंपनियां कई तरह के ऑब्जेक्शन रेज कर रही है, खास तौर पर जो मोटी बातों की अगर हम बात करें, साफ तौर पर कई सारे क्लॉजेस उसमें ऐसे हैं कि जो नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ दिखाई दे रहा है। देखिए, कंसल्टेशन पेपर जो इशू किया गया है वो किसी के खिलाफ और किसी के फेवर में नहीं है। वो एसेंशियली एक प्रैक्टिस जो अभी देखने में आई है कुछ दिनों में, और जिसमें कुछ टेलीकॉम कंपनियां और कुछ कंटेंट प्रोवाइडर्स एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से या सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप उन वेबसाइट्स को विजिट कीजिएगा तो आपको या तो फ्री या लगभग फ्री डेटा एक्सेस मिलेगा। तो ये प्रश्न इस कंसल्टेशन पेपर में उठाया गया है कि क्या ये उचित है, और अगर ये कंसल्टेशन के बाद टीआरएआई इस नतीजे पे पहुंचेगी कि सारे स्टेक होल्डर्स इसके पक्ष में हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग निर्णय लेंगे, और अगर कोई दूसरी बातें सामने आएंगी तो दूसरा निर्णय लिया जाएगा। फिर कब तक इस पूरी प्रक्रिया को खत्म कर लिया जाएगा और एक नतीजे पर आती हुई दिखाई देगी टीआरएआई, चाहे वो हम कॉल ड्रॉप की बात करें, नेट न्यूट्रलिटी की बात करें या फिर दूसरी इससे जुड़े बातों की बात करें? देखिए, कॉल ड्रॉप के बारे में तो टीआरएआई नतीजे पर पहुंचकर उसने रेगुलेशन इशू कर दिया है। जहां तक इस कंसल्टेशन पेपर का सवाल है, ये 2 दिन पहले ही इशू किया गया है, और मुझे लगता है शायद करीब 4 सप्ताह का वक्त है इसमें। उसके बाद में इस पर फैसला लिया जाएगा। आपने बोला कि टीआरएआई, जिस तरह से हमने बोला कि एक रेगुलेशन के साथ आ चुकी है, लेकिन टेलीकॉम ऑपरेटर अभी भी असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर जो कॉल ड्रॉप की एवज में जुर्माना लगाने की बात की, उन्होंने अब कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। कहीं ना कहीं लगता है कि वो आपके खिलाफ एक अलग से हटकर उनका एक एजेंडा। किसी के खिलाफ वाली बात नहीं है। टेलीकॉम कंपनीज को पूरा अधिकार है, जो कानूनी प्रक्रिया है इस देश में स्थापित, उस प्रक्रिया को फॉलो करने का और उसके अनुसार कार्रवाई करने का। उनकी दलील कितनी जायज है कि हो सकता है कि अगर कंज्यूमर खुद अपनी तरफ से कॉल ड्रॉप कर दे और उसका जो जुर्माना है वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को देना पड़े, इसी को एक बेस बनाकर वो कोर्ट में जा रही है। इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, लिखा जा चुका है, और इसके बाद में कुछ कहना नहीं चाहता। कॉल ड्रॉप के मामले में फिलहाल टीआरएआई कोई रिएक्शन नहीं देना चाहता, लेकिन सीओएआई जो सेल्युलर ऑपरेटर्स की मोबाइल कंपनियों की संस्था है, उसने चुनौती दी है। उसने ये कहा है कि क्या टीआरएआई को अधिकार है कॉल ड्रॉप पे किसी भी तरह का जुर्माना लगाने का। तो अब ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। इस पर रिएक्शन हालांकि आता हुआ नहीं, लेकिन नेट न्यूट्रलिटी पे एक और कंसल्टेशन पेपर सामने आया है। तो खास वेबसाइट्स के लिए आपको फ्री या कंसेशनल रेट पर क्या डेटा दिया जा सकता है, इस पर चर्चा का एक और नया दौर शुरू होता हुआ। और इसके साथ ही पहला सौदा में फिलहाल वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, क्योंकि आगे नजरें रहेंगी कि कमोडिटी मार्केट्स की शुरुआत कैसी रहती है, और हमारे साथ जुड़ेंगे आशीष वर्मा। नमस्कार।